हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में, अर्थात सहगर्भता के बारे में, जिस दौरान क्या क्या बदलाव आता है ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ में गर्भ के अंतर्गत जो भ्रूण होता है उसकी वृद्धि होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या किस समय में बदलाव आते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं सहगर्भता। अर्थात प्रेगनेंसी के बारे में हम देखेंगे कि सहगर्भता होती है या प्रेगनेंसी होती है, ये कैसे पूरी होती है। तो यदि इसकी शुरुआत हम करें तो हमने देखा था कि सबसे पहले निषेचन होता है। हमने ये देख लिया था कि निषेचन कैसे होता है। इसके बाद में निषेचन से बनता है जाइगोट। निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट होता है ये किसी भी जीव की प्रथम कोशिका होती है। किसी भी जीव की पहली कोशिका होती है, वो यही जाइगोट होता है। तो याद रखना, जैसे ये जाइगोट है तो किसी भी जीव की प्रथम कोशिका होती है, वो ये जाइगोट ही होता है। और ये जाइगोट होता है, ये हमारा किससे बना है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है। हमें पता है कि अंडाणु के बाहर की ओर एक पारदर्शी परत भी पाई जाती है, जोना पेलिशुडा, जो अब भी उपस्थित रहती है। तो ये जाइगोट बने जाता है। फिर इस जाइगोट के अंतर्गत क्या होते हैं? इस जाइगोट के अंतर्गत होता है समसूत्री विभाजन। इस जाइगोट में होता है समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन को एक विशेष नाम से हमें जानते हैं। इसके लिए एक विशेष नाम दिया जाता है और उस समसूत्री विभाजन को कहा जाता है विदलन। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, इस कारण हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं। इसे विदलन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। ये एक ऐसा विभाजन होता है या ऐसा समसूत्री विभाजन होता है जो जाइगोट में होने वाला विभाजन है। इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उनके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये जो अंदर की तरफ कोशिका है, जो जाइगोट है, इसके अंतर्गत विभाजन होता है। जो एक कोशिका थी, इससे दो कोशिकाएं बने जाती हैं। तो एक कोशिका से आपकी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। और इसके बाहर की तरफ ये जोना पेलिशुडा वाली लेयर अभी भी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से इसमें विभाजन होने लगे जाता है। ये 2 से 4 कोशिका वाले में, 4 से 8 कोशिका वाले में और 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण में बदल जाता है। ध्यान से सुनने की बात यह है कि जाइगोट जैसे विभाजित होने लग जाता है, अब इसे हम जाइगोट नहीं कहते हैं, अब इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। पहले इसे हम जाइगोट बोल रहे थे, अब इसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो यह आपका 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में जब पहुंचता है तब इसे हम मोरुला कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं?
मोरूला अवस्था कहते हैं, या हिंदी में बोले तो उसे तुत्तक कहते हैं। फिर इसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं, और जैसे जैसे ये विभाजन होते रहते हैं, ये जो भ्रूण है जो कि अंडवाहिनी में बन रहा था, क्योंकि निषेचन अंडवाहिनी में हुआ था, ये धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ता है, और गर्भाशय के अंतर्गत लगभग चौथे दिन होता है ये गर्भाशय के अंतर्गत पहुंचे जाता है। चौथे दिन ये लगभग गर्भाशय के अंतर्गत पहुंचे जाता है, और उस दौरान इसमें कोशिकाओं की संख्या होती है वो भी बढ़ी जाती है। और जब ये गर्भाशय के अंतर्गत पहुंचता है तो इसमें जो भ्रूण होता है, और इस भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, ये एक विशेष रूप से विभेदित हो जाती हैं। बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक लेयर बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इसके अलावा कोशिकाओं का एक समूह होता है जो अंदर की तरफ बने जाता है, और इसे हम कहते हैं इनर सेल मास। ये सब कुछ बातें हम पढ़ चुके थे। भ्रूण की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। भ्रूण की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में बोले तो इसे कहा जाता है कोरकपुटी। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, कोरकपुटी कहा जाता है। और वास्तव में ये जो कोरकपुटी होता है ये लगभग 5वें दिन बन जाता है, और 5वें दिन ही इसका गर्भाशय के आंतरिक स्तर के साथ अंतःरोपण हो जाता है। यह गर्भाशय के आंतरिक स्तर अर्थात एंडोमेट्रियम के अंतर्गत समा जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःरोपण। यहां तक की सारी बातें हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, ये केवल और केवल रिवीजन के तौर पर थी। अब इसके बाद में क्या क्या बदलाव होता है, इसके बाद में क्या क्या परिवर्तन होगा, जो हमारा ये कोरकपुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट बना है, अब इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसे इससे प्लेसेंटा का विकास होगा, कैसे इससे भ्रूण आगे विकसित होकर एक बच्चे का निर्माण करेगा, वो सब कुछ हमें देखना है। तो चलो बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ये गर्भाशय के आंतरिक स्तर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये लगभग 5वें दिन जुड़े जाता है। ये गर्भाशय का बीच वाला स्तर है, और ये गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर है। गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर के अंदर जो भ्रूण है वो आकर अंतःरोपण हो गया है। यहां पर जो भ्रूण है उसका क्या हो गया है, अंतःरोपण हो गया है, और ये लगभग 5वें दिन हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, देखो हमने पढ़ा है कि जो हमारा भ्रूण था, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था,
उसमें बाहर की ओर एक लेयर थी, इसमें बाहर की ओर एक लेयर थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट। उस लेयर को हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट कह रहे थे। जैसे हम बात कर लें कि ये हमारे बाहर की ओर एक क्या थी, लेयर। यदि इसको यहां पर निकाल कर देखें तो बाहर की ओर ये लेयर थी और ये थी हमारी ट्रोफोब्लास्ट, ये था हमारा इनर सेल मास। तो सबसे पहले जैसे ही जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है गर्भाशय के आंतरिक स्तर के साथ जुड़ता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, इस ट्रोफोब्लास्ट से कुछ अंकुरक निकलते हैं, कुछ अंकुरक निकलते, मतलब कुछ छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते, छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं और इन अंकुरक को हम कहते हैं जरायु अंकुरक। इस ट्रोफोब्लास्ट से कुछ अंकुरक निकलते हैं, कुछ संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम जरायु अंकुरक कहते हैं या जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई। जो कौन सी लेयर से बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से बनते। और ये जो कोरियोनिक विलाई होता है, यही आगे चलकर, ये कोरियोनिक विलाई होता है, यही आगे चलकर किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यही कोरियोनिक विलाई है, ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। प्लेसेंटा या जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपरा या प्लेसेंटा का विकास होता है, ये भ्रूण के कौन सी कोशिकाओं से होगा, तो ये होगा ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से। हालांकि एक पूरी जटिल प्रक्रिया है, इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हमें समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंतर्गत हमारा थोड़ा यहीं तक ही दे रखा है। तो ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं जरायु अंकुरक अर्थात कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, प्लेसेंटा का विकास करेंगे। कैसे, ये जो कोरियोनिक विलाई होते हैं, कोरियोनिक विलाई होते हैं, इनके साथ गर्भाशय के उत्तक प्लस रक्त वाहिनियां, गर्भाशय के उत्तक और रक्त वाहिनियां हैं, ये इस कोरियोनिक विलाई के साथ क्या हो जाती हैं, जुड़े जाती हैं। और इनके जो अंकुरक हैं और ये जो गर्भाशय के उत्तक है, एक दूसरे के साथ अंगुली के जैसे फंसे जाते हैं, अंगुली के समान क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और अंतरा अंगुलित होकर ये संरचना का विकास करते हैं, और एंड में इससे क्या बन जाता है, ये प्लेसेंटा बने जाती। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये प्लेसेंटा बनती है, जो ये अपरा बनती है, वो किससे बनती है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट से बनती। और यही प्लेसेंटा होती है, किससे जुड़ जाती है फिर बाद में, शिशु से जुड़ी रहती है। जो गर्भ के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु होता है उससे जुड़ी रहती है। गर्भस्थ शिशु जो है उससे जो ये जुड़ती है, तो एक जगह पर जुड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। शिशु से ये कहां पर जुड़ती है, अम्बलाइकल कॉर्ड की सहायता से जुड़ी रहती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर हमें प्लेसेंटा के बारे में पता चल गया। यदि हम प्लेसेंटा के कार्य देखें, यदि हम प्लेसेंटा के कार्य देखें कि जो ये प्लेसेंटा है
जो बनी है, जो माता के गर्भाशय को उस बच्चे से जोड़ने का कार्य करती है, वो प्लेसेंटा या वो अपरा है। वो प्लेसेंटा या जो अपरा है वो क्या काम करती है? सबसे पहले तो ये गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, इसको क्या उपलब्ध करवाती है? इसको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। भाई बच्चे के फेफड़े थोड़ी काम कर रहे होते हैं, उस समय जो ऑक्सीजन मिलती है वो इसी अपरा की सहायता से, इसी प्लेसेंटा की सहायता से मिलती है। तो एक तो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है, साथ साथ में उसको पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाती है। उसको क्या उपलब्ध करवाती है? पोषक पदार्थ। उसको खाने के लिए, जो ऊर्जा के लिए जो भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वो यही उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ शिशु के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ इसी प्लेसेंटा की सहायता से माता के रक्त में डाल दिए जाते हैं। तो ये प्लेसेंटा है, ये शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा तो देखो प्लेसेंटा से क्या क्या हुआ है। प्लेसेंटा है, इसका एक कार्य तो क्या है? ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाना। एक तो ये काम करती है। दूसरा, गर्भस्थ शिशु से जो भी अपशिष्ट बन रहे हैं उनको माता के रक्त में छोड़ना। और इसके अलावा बच्चे को प्रतिरक्षा भी देती है। जो गर्भस्थ शिशु है उसको प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है। माता के रक्त से, इस प्लेसेंटा की सहायता से एक एंटीबॉडी होती है जो बच्चे में जा सकती है, बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। उस एंटीबॉडी का नाम आपको याद रखना है IgG। कौन सी एंटीबॉडी? प्लेसेंटा को पार कर सकती है, माता के रक्त से कहां जा सकती है? बच्चे के शरीर के अंदर जा सकती है, IgG। तो यह ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे कुछ हार्मोन भी स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन। और ये जो हार्मोन होते हैं ये विशेष तौर से आपको याद रखने हैं। पहला हार्मोन है, वो हार्मोन होता है HCG। पहला हार्मोन जो प्लेसेंटा से स्रावित होता है वो होता है HCG। HCG की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG कहते हैं। और यह वही HCG होता है जिससे प्रेगनेंसी का शुरुआत में पता लगता है। जो प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी किट की सहायता से, वो किसको देखता है? वो इस HCG को ही देखता है। ये HCG यदि मूत्र में उपस्थित है इसका मतलब उसके शरीर में बन रहा है। और यह हार्मोन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा। शुरुआत में ये जो कोरियोनिक विलाई थे उसके द्वारा बनाया जा रहा था, जैसे ही वो उसके अंतर्गत स्थापित हुआ था। और इसी कारण से 7वें 8वें दिन जब वो ये कोरियोनिक विलाई होते हैं जो HCG बनाने लग जाते हैं, उसी 7वें 8वें दिन से प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो यहां पर हमें पता चल गया एक हार्मोन तो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन।
दूसरा जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं HPL। दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, HPL। और इसका फुल फॉर्म होती है, वो होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है किसकी, HPL की। तो दूसरा ये हार्मोन होता है, ये भी प्लेसेंटा के द्वारा बन रहा है, ये भी प्लेसेंटा के द्वारा बन रहा है शुरुआत में। तीसरा हार्मोन है जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरोजन एवं प्रोजेस्टेरोन ये भी कुछ मात्रा में आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा बनाए जाते। तो इनमें से ये दो हार्मोन आपको विशेष तौर से याद रखने हैं, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में ही बनते हैं। बाकी एस्टेरोजन एवं प्रोजेस्टेरोन तो वैसे भी बनते रहते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि अब प्लेसेंटा के द्वारा भी ये बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में सगर्भता में एक हार्मोन आपको याद रखना है जिसका नाम है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन भी बनता है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं बनता है, ये प्रेगनेंसी के एंड में बनता है। सगर्भता के अंत में बनता है। और किसके द्वारा बनता है, अंडाशय के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, अंडाशय। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंतर्गत थायराइड हार्मोन होता है TSH, प्रोलैक्टिन, ये भी बढ़े जाते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन, HCG हार्मोन और HPL हार्मोन, ये तीनों हार्मोन केवल और केवल किस में बनते हैं, प्रेगनेंसी में ही बनते हैं। बाकी के हार्मोन अन्य समय भी उपस्थित होते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रेगनेंसी में ही बनते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि शुरुआत में हमारा जो प्लेसेंटा है वो कैसे विकसित हुआ है, कौन सी सतह से विकसित हुआ है या कौन से स्तर से विकसित हुआ है, और इस प्लेसेंटा का क्या होता है, इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद में जब हमने इसके हार्मोन वगैरह पढ़ लिए हैं, इसके बाद में हमें शिशु का अंदर विकास कैसे हो रहा है, ये तो केवल हमने अभी प्लेसेंटा देखी है जो कि हमारी ट्रोफोब्लास्ट से बन रही थी, जिसे हिंदी में पोष कोरक कहते हैं, उससे बन रही थी। हमें वास्तव में जो शिशु बन रहा है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में समझना है, कैसे उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो यदि मैं पीछे देखूं तो हमने बोला है कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, इससे तो प्लेसेंटा बन गई। इससे क्या बन गई है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बारे में जितनी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए थी वो सारी बातें हमने देख ली हैं। कैसे जुड़ा होता है, कैसे नहीं जुड़ता, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि शिशु का विकास कैसे हो रहा है, वो गर्भस्थ शिशु कैसे बना। तो वो बनेगा हमारा इनर सेल मास से। भाई ट्रोफोब्लास्ट से तो बन गई प्लेसेंटा। हालांकि ये इतना भी सिंपल है नहीं जितना सिंपल हम बता रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट से सीधी सीधी प्लेसेंटा बन जाती है। इसके अंतर्गत इसका भी कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है, बाकी अन्य चीजें भी होती हैं, लेकिन जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो ये इनर सेल मास है इससे शिशु का विकास कैसे होगा। तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं
अंतः कोशिका समूह है। इनर सेल मास। इससे किसका विकास होगा? सबसे पहले ही पहले शिशु का विकास होगा। सबसे पहली बात यह दिमाग में रख लो। अब कैसे होगा? कैसे होगा इसके लिए तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भाई ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं थी, और ये थी हमारी इनर सेल मास की कोशिकाएं। ये हमारी इनर सेल मास है, अंतः कोशिका समूह। वास्तव में शिशु का विकास इससे होगा, और यह भी एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले ही पहले दो डिस्क जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहते हैं। जो हाइपोब्लास्ट होती है उससे आपका, जिसे हम बोलते हैं योक सेक, उसका विकास होता है, और जो एपीब्लास्ट होता है उससे वास्तव में 3 परतें बनती हैं, और वो 3 परतें आगे चलकर क्या करती है? शिशु का विकास करती हैं। तो वो भी थोड़ी सी एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सिंपल तौर पर यदि हम समझें तो ये जो इनर सेल मास होता है, इससे 3 स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर बन जाते हैं? 3 स्तर। और इसी कारण तो हम बोलते हैं कि मनुष्य होता है वो त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है भाई? त्रिस्तरीय। क्योंकि भ्रूणीय विकास के दौरान उसमें 3 स्तर बनते हैं, या 3 जर्म लेयर बनती हैं। त्रिस्तरीय 3 स्तर, या 3 आपकी क्या बनती हैं? जर्म लेयर बनती हैं। ये जो 3 जर्म लेयर बनती हैं, इसमें बाहर की ओर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। सबसे अंदर ही अंदर की तरफ जो होती है, अंदर की जो ओर जो होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो सबसे पहले ही पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती हैं, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक स्तर और बन जाता है मध्य में, जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म। तो जो इनर सेल मास होता है, जिससे कि शिशु का विकास होगा, वो कैसे होगा? उसमें 3 जर्म लेयर बनती हैं। बाहर की तरफ एक्टोडर्म, मध्य में मीजोडर्म, और अंदर की तरफ है एंडोडर्म। और यही 3 लेयर हैं आगे चलकर शिशु का क्या करती हैं? विकास करती हैं। इन्हीं तीनों लेयर से शिशु के अंतर्गत सारे ऊतक, सारी कोशिकाएं, सारी की सारी संरचनाएं होती हैं, वो विकसित होती हैं। हमें बस केवल इतना ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत और ध्यान रखो तो आप ध्यान रख सकते हो कि मनुष्य के अंतर्गत विशेष रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें से यदि हम बात करें, सबसे बाहर की तरफ होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, या जिसे उपकला ऊतक कहते हैं। फिर होता है हमारा संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में जो हमारा होता है वो होता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और सबसे अगर हम बात करें चौथे ऊतक की, तो वो होता है हमारा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू जो भी बनते हैं, तंत्रिका ऊतक, उसका विकास किससे होता है? एक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू जो बनते हैं उसका विकास किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है।
जो आपके संयोजी उत्तक होते हैं और पेशीय उत्तक जो होते हैं, संयोजी और पेशीय उत्तक, उनका विकास मुख्य रूप से किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। और इसके अलावा यदि हम देखें, उपकला उत्तक है, वो थोड़ा थोड़ा तीनों से ही बनता है। इससे भी बनता है, इससे भी बनता है और इससे भी बनता है। ये थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है? यदि मैं आपको बोलूं कि भ्रूणीय विकास, जब मनुष्य के अंतर्गत भ्रूण का विकास होता है, उस दौरान भ्रूण में 3 लेयर बनती हैं और वो तीनों लेयर ही आगे चलकर पूरे के पूरे शिशु का विकास करती हैं। यदि हम देखें कि मनुष्य होता है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ उपकला उत्तक, उसके बाद में यदि हम देखें तो हमारा संयोजी उत्तक, फिर होता है हमारा पेशीय उत्तक और उसके अलावा होता है तंत्रिका उत्तक। और इन सभी का विकास 3 जर्म लेयर से होता है। जो तंत्रिका उत्तक होता है उसका विकास होता है एक्टोडर्म से, जो पेशीय और संयोजी उत्तक होता है उसका विकास होता है मुख्य रूप से आपके किससे? मेसोडर्म से। और उपकला उत्तक होता है वो थोड़ा थोड़ा तीनों से ही बनता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों जर्म लेयर के अलावा आपको ध्यान रखना है कि भ्रूण जो होता है, इस भ्रूण के अंतर्गत कुछ विशेष कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस भ्रूण के अंतर्गत कुछ विशेष कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और वो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? स्टेम सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, बार बार आपको बहुत बार देखने को मिलता है। कोई भी आपसे पूछ लेता है कि स्टेम सेल क्या होती है। कई बार हम नाम भी सुनते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो ये स्टेम सेल होती क्या है? तो स्टेम सेल होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा किसी भी जीव के अंतर्गत उसके बहुत सारे अंगों का या उस पूरे जीव का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। वो कोशिकाएं इतनी सक्षम होती है कि किसी भी अंग का क्या कर सकती हैं? निर्माण कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। क्या ध्यान रखना है भाई? कि स्टेम सेल क्या होती है। ये कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी अंग का निर्माण कर सकती हैं, अर्थात इसमें बहुत क्षमता पाई जाती है। और ऐसी क्षमता को हम कहते हैं मल्टीपोटेंसी। तो ये मल्टीपोटेंट या टोटीपोटेंट, हालांकि टोटीपोटेंट तो इनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पूरे जीव का निर्माण ये नहीं कर सकती हैं। टोटीपोटेंट तो केवल एक ही सेल होती है, वो होती है कौन सी? आपकी जाइगोट। इन्हें हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल। तो ये स्टेम सेल विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है, जो भ्रूण के अंतर्गत पाई जाती है। तो एक तो हमें याद रखना है ये 3 जर्म लेयर, और इसके अलावा हमें याद रखना है क्या? ये स्टेम सेल। अब इसके बाद में भाई इन्हीं से पूरे जीव का निर्माण होगा। अब वो कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे अलग अलग चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है कि समय के साथ साथ इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, समय के साथ साथ कैसे पहले महीने पर उस शिशु के अंतर्गत कौन सी संरचनाएं बनेंगी, दूसरे महीने में कौन सी बनेंगी, तीसरे महीने में कौन सी बनेंगी, ऐसी पूरी चीजें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो आपको ये चार्ट याद रखना है। और यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं कि गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भ के अंतर्गत बच्चा पल रहा होता है, उसमें कैसे विकास होता है। तो देखो भाई,
गर्भस्थ शिशु का समय के साथ विकास। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि अलग अलग जीवों के अंतर्गत गर्भावस्था होती है, उसका समय अलग अलग होता है। यदि मनुष्य के लिए बात की जाए तो जो गर्भावस्था का समय होता है वो होता है लगभग 9 महीने। गर्भावस्था का समय है, गर्भावस्था का जो समय है वो है लगभग 9 महीने। और इन 9 महीनों को हम 3 महीनों के 3 समूहों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। तो 9 महीने या 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीनों का समूह, या इसको हम बोलते हैं कि लगभग 40 सप्ताह है। लगभग 40 सप्ताह का क्या होता है, समय होता है। तो इस 9 महीनों के दौरान क्या क्या विकास होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहले महीने के अंतर्गत शिशु के शरीर में क्या क्या विकास होता है या शिशु में क्या क्या बनता है। पहला महीना लगभग 4 सप्ताह जब हो जाते हैं उस समय की बात है। तो उस दौरान देखो बच्चे के अंतर्गत, शिशु के अंतर्गत जो सबसे पहले महीने के अंतर्गत जो संरचना बनती है वो बनता है उसका हृदय। शुरुआत में उसका क्या बनता है, हृदय। अर्थात पहले महीने के अंतर्गत उसमें क्या बन जाता है, हृदय का विकास हो जाता है। और जब हृदय का विकास होता है इसके अंतर्गत क्या आ जाती है, स्पंदनशीलता, वो धड़कने लग जाता है। हृदय के धड़कने को सुना जा सकता है और वो किसकी सहायता से हम सुनते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं। तो इसको हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। फिर दूसरे महीने तक किसका विकास होता है, दूसरे महीने तक मुख्य रूप से हाथ और पैरों का विकास हो जाता है। हाथ और पैरों का विकास हो जाता है और इसके साथ साथ में इनकी अंगुलियां भी बनने लगे जाती हैं। हाथ पैरों की क्या बन जाती हैं, अंगुलियां बने जाती हैं। बाहर के हाथ पैरों का विकास हो गया है और अंगुलियां बन गई। तीसरे महीने तक शिशु में क्या क्या विकास हो जाता है, लगभग सभी अंग बन जाते हैं, सभी अंग तंत्र बन जाते हैं, बाह्य जननांग बन जाते हैं, बाह्य जननांग होते हैं। इनका विकास हो जाता है तीसरे महीने तक। और इसी कारण बोला जाता है कि तीसरे महीने तक ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अंगों का विकास होता है। और इस समय तक यदि कोई नसें वगैरह यदि उसकी माता करती है तो उसके अंगों का विकास प्रभावित हो सकता है। फिर चौथे महीने का हमें नहीं देखना है, हमें सीधे देखना है 5वें माह का। और 5वें महीने में शिशु की प्रथम हलचल महसूस होती है। 5वें महीने में शिशु की प्रथम हलचल महसूस होती है और इस प्रथम हलचल को हम किंकलिंग कहते हैं। 5वें महीने के शुरुआत से या 5वें महीने के दौरान, गर्भावस्था के 5वें महीने में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी पहली हलचल होती है वो महसूस होती है। और ये जो हलचल होती है इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग कहते हैं।
हालांकि ये हलचल होती है शुरुआत में बहुत धीमी होती है। प्रथम यदि गर्भावस्था है तो इस दौरान इसको महसूस थोड़ा लेट किया जा सकता है, 6वें महीने तक भी इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये प्रारंभ कब से हो जाती है? 5वें महीने से प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो शिशु के सिर पर कोमल बाल उगे जाते हैं। फिर यदि हम देखें 6वें माह तक, तो 6वें माह में क्या हो जाता है? छठवें माह में एक तो शरीर पर बाल आ जाते हैं, शरीर पर क्या आ जाते हैं? बाल। आंखों की जो पलकें होती हैं ये अलग हो जाती हैं और इसके अलावा बोरोनियां उग जाती हैं। बोरोनिया मतलब पलकों के ऊपर जो बाल होते हैं वो उगे जाते हैं। ये 6वें माह तक हो जाता है और 6वें माह तक लगभग शिशु का विकास हो जाता है। इसके बाद में इसका क्या होता है? वजन बढ़ता है और लगभग 9 महीना होता है, 9वें माह तक, 9th मंथ होता है, तब तक शिशु क्या हो जाता है? पूर्ण विकसित हो जाता है और इसके अलावा प्रसव के लिए क्या होता है? तैयार होता है। इसके अलावा प्रसव के लिए क्या होता है? तैयार। तो 9वें माह तक ये सारे के सारे बदलाव होते हैं। पहले माह में क्या बदलाव हुआ है? हृदय का विकास हो गया, स्टेथोस्कोप से उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। दूसरे माह में हाथ पैरों बन गए हैं, उनकी अंगुलियां बन गई हैं। तीसरे महीने तक उसमें लगभग सभी अंगतंत्र और बाह्य जननांग बन जाते हैं। 5वें महीने तक उस प्रथम हलचल महसूस होती है, सिर पर बाल उग जाते हैं। 6वें महीने पर शरीर पर हल्के हल्के कोमल बाल आ जाते हैं, आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, बोरोनियां बन जाती हैं और 9वें माह तक शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए क्या होता है? तैयार होता है। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे सारी संरचनाएं बनती हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। इसके बाद में प्रसव और दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया को आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम समझने वाले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें हैं वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट जरूर करें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे तक आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं लगातार पहुंचते रहें। और साथ साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी लोग हैं उनके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।